लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने वमन की निरुक्ति देखी थी। उसमें वम उद्गारे यकसेथ अवमति, उसमें स्त्री प्रत्यय पुरुष प्रत्यय लगने के बाद उसके कैसे कैसे मीनिंग चेंज हो जाते हैं उसके बारे में हमने देखा था। उसी के साथ मर्दने निसरणे सह स्वर्गादि अभ्यसंदनम वगैरह इनके भी अर्थ हमने यहाँ पर देखे थे, और उसके हिसाब से वमन में उनको क्या एक्सपेक्टेड है वो भी हमने निरुक्ति में देखा था। बाद में परिभाषा देखी थी, चरक कल्प स्थान में जो परिभाषा वर्णित है उसके बारे में हमने देखा था कि ऊर्ध्व भाग से दोषों का हरण, इसको हम वमन कहते हैं, और अधोभाग से जो दोषों का हरण होता है उसको विरेचन कहते हैं। लेकिन शरीर के मलक को जो विरेचन की संज्ञा, शरीर के मल को बाहर निकलने की जो संज्ञा है उसको विरेचन संज्ञा दी है, और उसके टीका के बारे में भी हमने डिटेल में देखा था। ओके, उसके बाद चरक जी की जो 2-3 डेफिनेशन है वो, और वमन में वमन कैसा कपहर के लिए श्रेष्ठ है कपहरण में, वो हमने देखा था। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन थी वो शारंगधर संहिता की थी। उसमें हमने अपक्व पित्त श्लेष्म ये क्या है, और उसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होता है वो हमने देखा था। उसको और क्लियर करने के लिए आढ़मल्लड़ी की जो टीका है उसमें देखा था कि अपक्वम मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, पक्वम मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, और वमन की जो एक्चुअल संज्ञा है वो क्या है वो हमने इसमें देखा था। ठीक है, तो ये सारा डिटेल होने के बाद अभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद अभी हमारे सामने नेक्स्ट जो है, जो थेरोटिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वमन के पर्यायी शब्द क्या है, 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए ऐसा सवाल आपको आ सकता है। तो इनके बारे में हमने डिटेल में पहले देखा है कि वमन का अर्थ क्या है, वम क्या है, वमी क्या है, वमथु का अर्थ क्या है। ओके, तो इसमें से 2-3 शब्द के ऊपर सिर्फ हम थोड़ा ध्यान देंगे जो हम उसके बारे में हमने पहले नहीं देखा है। वमन मैंने आपको समझाया है, वम समझाया है, वमी वमथु विरेचन विरेक छर्दी छर्दन उल्लेखन और लेखन ये हम मैंने आपको समझाया है। उसी के साथ शोधन और संशोधन ये भी मैंने आपको इससे पहले के जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको समझाया है। तो इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सब जो इसमें सिर्फ एक जो शब्द है वो है उद्गिरण। इसके बारे में हमने पहले नहीं देखा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि उद्गिरण मतलब वो क्या कहना चाहते हैं। अभी उद्गिरण ये जो शब्द है ये जैसे हम हमेशा कोई भी शब्द अगर हमें समझ में नहीं आता है तो उसको हम स्प्लिट करते हैं। तो इसको ये हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ओके, इसमें है उद और गिरण, ऐसे 2 शब्द है। ओके, जैसे चरण ये एक शब्द है, चरण ये एक पद है, वैसा ही एक गिरण करके एक धातु है, उसको उद ये प्रत्यय लगा है। ओके, तो उद का अर्थ अर्थ होता है ऊर्ध्व गति। ओके, और गिरन का गिरन है, उद का अर्थ है ऊर्ध्व और गिरन है गति। ऐसे 2 अर्थ है वहां पर। मतलब ऊर्ध्व गति से जो बाहर निकलता है उसको वमन कहा जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, उद और गिरण ऐसे 2 शब्द हैं वहां पर। उद ये शब्द है, उद ये प्रत्यय गिरण इस संज्ञा को लगा है। तो उद का अर्थ है ऊर्ध्व और गिरण है गति, मतलब ऊर्ध्व गति को दर्शाने वाला जो पर्याय है वो यहाँ पर वमन को दिया गया है। ठीक है, अभी इतने सारे पर्याय है तो इसको मैंने थोड़ा स्प्लिट करके रखा है कि आपको ध्यान में रहे इसलिए। पहले देखो, सारे जो फर्स्ट नंबर है उसमें व से शुरू होने वाले सारे शब्द एक साथ मैंने लिखे हैं, तो आपको समझने में वो इजी रहेगा कि वमन वम वमी वमतु ये 4 है। उसके बाद सेकेंडली विरेचन और विरेक ये 2 शब्द जिसमें व कॉमन है, विरेचन विरेचन ये कॉमन है। थर्ड नंबर इज छर्दी और छर्दन, इसमें भी छर्द छर्द ये कॉमन है। फोर्थ वन इज उल्लेखन और लेखन, यहाँ पर लेखन शब्द आपके लिए कॉमन है। सेम वैसे ही शोधन और संशोधन, ये इसमें शोधन शब्द आपके लिए कॉमन है। इसलिए मैंने ये ग्रुपिंग करके रखा है तो आपको उसको याद रखने के लिए इजी रहेगा इसके लिए। और लास्ट ये सब छोड़ने के बाद जो थोड़ा सा अलग शब्द है जो इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, दैट इज उद्गिरण। ओके, तो ऐसे हमने इसको 5 ग्रुप में डिवाइड करके आपको समझ में आए ऐसा हमने इसको रखा है।
आगे जाते हैं। अभी हमने वमन की निरुक्ति, परिभाषा और पर्याय ये सब देख लिए। इसके बाद आगे का पॉइंट आता है वमन के द्रव्य। ठीक है, वमन के द्रव्य हम सभी का श्लोक लर्न है, हम सभी को ये श्लोक आता है, वाग्भट का भी है, सुश्रुत चरक जी का भी है। बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग द्रव्यों का वर्णन किया है। श्लोक एकदम इजी है। देखिए श्लोक में क्या दिया है। मदन, मधुक, लंबा, निम्ब, बिंबी, विशाला, त्रपुस, कुटज, मुरुवा, देवदाली, कृमिघ्नम, विदुल, दहन चित्रा, केशवत्यौ करंजाहा, कना लवण, कना लवन च एला, सर्षपा, छर्दनानी। ओके, तो ऐसे द्रव्यों का वर्णन वाग्भट सूत्र स्थान में आया है। द्रव्य आप सभी को पता है कौन से द्रव्य है, क्या है। मदन फल है, मधुक मतलब यष्टि मधु है, लंबा है मतलब कोशातकी है, निम्ब है, निम्ब तो हम सभी को पता ही है। बाद में बिंबी है, बिंबी को हिंदी में टिंडा बोलते हैं। ओके, विशाला है, विशाला करके एक ड्रग है वो है। ठीक है, बाद में है त्रपूस है, कुटज है। यहाँ पर त्रपूस जो है वो थोड़े से जो ड्रग है वो थोड़े कंट्रोवर्शियल है, जिसके बारे में बहुत सारे मतांतर है। त्रपुष मतलब एक जो ककड़ी होती है उसकी एक वैरायटी है जिसको त्रपुष कहा जाता है। उसका रस भी वमन के लिए यूज किया जाता है। ओके, कुटज ये एक बहुत कॉमन ड्रग है। जनरली ये जो ड्रग है कुटज, ये हम अतिसार या फिर पाचन, दीपन ये करने में इसका ज्यादा यूज किया जाता है। अतिसार की चिकित्सा में इसका बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, जैसे कि कुटज घनवटी। अगर अतिसार निराम अवस्था में जाता है तो वहां पर हम कुटज घनवटी फिर करते हैं। तो वही कुटज है। कुटच का कुटच का प्रयोज्यांग है त्वकर है। जनरली तो वहां पर बहुत सारे वमन और विरेचन के ऊपर ही डिपेंड है। तो उसमें कुटज कल्पाध्याय दिया है। तो उस अध्याय में हर एक जो ये द्रव्य है ना, हर एक द्रव्य की अलग अलग कंडीशन है कि हमें मदन फल कहाँ यूज करना है, मतलब यष्टि मधु कहाँ यूज करना है, निम्बी कहाँ, निम्ब कहाँ पर है, बिंबी कहाँ यूज करना है, कुटच कहाँ है। ओके, बाद में क्रुमिग्नम है मतलब सॉरी अपना विडंग, विडंग कहाँ यूज करना है, देवदारी कहाँ यूज करना है। हर एक का अलग अलग रोगाधिकार है। उस रोगाधिकार के हिसाब से हमें ये अलग अलग ड्रग हम यूज करते हैं और प्रैक्टिकली भी हम ये यूज करते हैं। नो डाउट मोस्ट कॉमनली हम मदन फल ही यूज करते हैं, बट कभी कभी हम कुटज वगैरह बाकी जो ड्रग है उनका भी यूज करते हैं। ओके, 99% तो मदन फल ही यूज किया जाता है। क्योंकि क्यों यूज किया जाता है वो हम आगे देखने वाले हैं कि इसके हिसाब से हमें फिर अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुटज है वो जनरली हृद रोग के जो पेशेंट है उनमें अगर हमें वमन करना है तो उस अवस्था में कुटज का उपयोग ज्यादा किया जाता है, क्योंकि कुटज का जो रोगाधिकार है वो हृदरोग है। हृदरोग में वमन करना है। नो डाउट कि वमन हृदरोग में कॉन्ट्राइंडिकेटर दिया है, लेकिन कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं कि हृदरोग में भी हमें वमन करवाना पड़ता है। आप अगर ये पढ़ोगे त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय और त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय, तो दोनों अध्यायों में जो हृदरोग का वर्णन आया है तो उस अध्याय में वहां पर वमन करने के निर्देश दिए हैं और कुछ अवस्थाओं का भी वर्णन है। ओके, तो उस अवस्थाओं में हमें ये करना पड़ता है, जो वमन करना पड़ता है उस वमन में मदन फल के साथ हम कुटच का भी उपयोग वहां पर करते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। वैसे ही अलग अलग ये जो द्रव्य है ये अलग अलग अवस्थाओं में हम ऐसे इसको यूज करते हैं। और एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मधु के यष्टि मधु है। यष्टि मधु जनरली यष्टि मधु में बहुत ज्यादा ग्लूकोज कंटेंट होता है। तो जनरली अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो डायबिटीज के पेशेंट में हम यष्टि मधु का उपयोग नहीं करते हैं। तो उस जगह पर हम बहुत बार क्या करते हैं,
जो मदन फल का चाटन द्रव्य जो बनाकर हम देते हैं, तो उसमें हम यष्टि मधु या फिर वमनोपक द्रव्य में जो यष्टि मधु है उसका उपयोग ना करते हुए वहां पर हम पंचतिक्तक कषाय या फिर निम्ब कषाय इनका उपयोग ज्यादा करते हैं। सेम वैसे ही अगर श्वित्र का या फिर स्किन डिसीज के पेशेंट है तो वहां पर हम यष्टि मधु का उपयोग कम करते हैं। अगर पित्त का अनुबंध ज्यादा है तो वहां पर हम निम्ब और यष्टि मधु दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ओके। और स्पेसिफिकली अगर जहां पर कफ का अनुबंध बहुत ज्यादा दिखता है हमें, हर कोई कुष्ठ है वो त्रिदोष है, ये बात तो सही है, लेकिन उसमें भी तरतम भाव अगर देखोगे तो कफ का अगर आपको अनुबंध ज्यादा दिखता है तो कफ के अनुबंध में हमें निम्ब कषाय का यूज ज्यादा करना है। ओके। और पित्त के अनुबंध में हमें यष्टि मधु का उपयोग ज्यादा करना है। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिए कि इसका भी उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है। तो आगे जाते हैं। सबसे मेन लाइन जो है वो नीचे वाली वाग्भट की जो लाइन दी है, वाग्भट आचार्य जी ने जो लाइन दी है वो है कना लवन एला सरशप छर्दनानी च। तो कना मतलब पिपली, लवन, एला और सरशप, ये जो द्रव्य है ये यहाँ पर उन्होंने वामक द्रव्य करके यूज किए हैं। ओके। लेकिन मैं आपको बहुत बार बताता हूँ कि सबसे ज्यादा चरक जिसको समझ में आया है वो ऐसा अकेला इंसान है, वो है वाग्भट। ओके। तो वाग्भट जी ने पूरा चरक पढ़ने के बाद खुद के कुछ द्रव्य लिखे हैं और आप देखिए दोनों के द्रव्यों में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। फिर भी एक लास्ट वाली जो लाइन है उसमें, लास्ट वाली लाइन में वो देते हैं कना लवन, कना इज पिपली। ओके। लवन मतलब सारे जो लवन वर्णन किए हैं वो सारे लवन, पूरा लवन वर्ग। उसके बाद है एला और सरशप, ये जो द्रव्य है ये स्पेसिफिकली उन्होंने लास्ट में वर्णन किए हैं। ओके। तो ये जो द्रव्य है इनका कुछ स्पेसिफिक यूज किया जाता है, वो चरक जी ने अलग स्थान पर उसका अलग पद्धति से उपयोग किया है। जब चरक का रेफरेंस आएगा तो मैं आपको ये जो लाइन है ये फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हाँ वाग्भट जी ने वो वहां पर कही थी वामक द्रव्यों में, लेकिन चरक जी वो दूसरे कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। ये हो गए वाग्भट के द्रव्य। सेम चरक जी के द्रव्य हैं, वो भी देखिए कैसे हैं। मदन मधुक निम्ब जिमूतक कृत वेदनम पिपली कुटज इक्ष्वाकु एला धमार गवाणी च। ओके। सब सेम ऊपर जैसे वाग्भट के हैं वैसे ही चरक के भी द्रव्य हैं। इसमें सिर्फ जो लास्ट वाली वाग्भट की लाइन है कला कना लवन, उसमें कना जो पिपली है उसी पिपली को इन्होंने यहाँ सेकंड लाइन में लिया है और वो देते हैं पिपली कुटज इक्ष्वाकु एला धमार गवाणी च। ओके। तो ये पिपली है। तो अभी आप पिपली के बारे में ऐसे सोचते होंगे कि सर पिपली तो तीक्ष्ण है, उष्ण है, तो फिर वो पिपली वमन के लिए कैसे यूज करेंगे? पिपली में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि वो हमें वमन में यूज करनी है? और हमने जितने भी वमन देखे हैं उसमें तो हमने पिपली को इतना यूज करते हुए नहीं देखा है। तो यहाँ पर चरक जी वाग्भट जी दोनों ने पिपली का यहाँ पर यूज दिया है। तो पिपली को कैसे यूज करते हैं? ओके। तो पिप्पली ये जो द्रव्य है इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तीन ऐसे द्रव्य हैं जो चरक जी ने कहा है कि उनका अतियोग नहीं करना चाहिए। एक है पिप्पली, दूसरा है लवण और तीसरा कौन सा है? कोई बता सकता है तीसरा कौन सा है? क्षार। ओके। पिप्पली, लवण और क्षार इनका हमें अतियोग नहीं करना चाहिए। और वहां पर उन्होंने ये बताते हुए सबसे पहले पिप्पली के गुणों का वर्णन किया है। वहां पर अगर आप जाते हो तो पीपली के बहुत सारे ऐसे गुण हैं, उसमें से सबसे मेन जो गुण है वो है कफ का छेदन करना। ओके। और पिपली जो है वो कफ का छेदन करने में एक श्रेष्ठ द्रव्य है। कफ का छेदन मतलब क्या है? जो स्निग्ध द्रव्यों का जो अनुबंध है, स्निग्धता जो कफ में है, जो स्त्यानता है, जो स्निग्धता है, जिसकी वजह से कफ का अनुबंध जुड़ा रहता है, एक दूसरे के परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उन परमाणुओं का छेद करने के लिए पिपली सबसे श्रेष्ठ द्रव्य है। ओके। ये एक गुण वहां पर उन्होंने वर्णन करके रखा है। उसी के साथ पिपली ये जो है ये एक रसायन वर्धमान पिपली रसायन करके जो चरक जी ने वर्णन किया है वो स्पेसिफिक कुछ अवस्थाओं में वर्णन किया है, वर्धमान पिपली रसायन।
तो जनरली पिपली रसायन ये जो है वो हम कहाँ पर करते हैं, कुछ बता सकते हैं, किसी को पता है? पिपली रसायन कौन से व्याधियों में हम यूज करते हैं? राजक्षमा। राजक्षमा, गुड। और कास और श्वास, गुड। और चलो ठीक है, 3 डिसीज तो हमें मिल गए। 3 डिसीज में कैसा है, देखो तीनों तीनों जो व्याधि है, कास, श्वास और राजक्षमा, ये जो तीनों व्याधि है, ये तीनों व्याधियों के लिए आप एक कॉमन टर्म देखिए क्या है। ये तीनों व्याधि है वो श्वासवह संस्थान के या फिर प्राणवह जो स्रोतस है उसमें होने वाले व्याधि है। प्राणवह स्रोत के व्याधियों में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो प्राणवाह स्रोतस जो है, प्राणवाह स्रोतस का मूल स्थान और उद्भव स्थान क्या है, कोई बता सकता है? तत्र प्राणवाहानाम स्रोतसाम, क्या है श्लोक? प्राणवाहानाम स्रोतसाम हृदय मूलम महास्रोतसश्च, ऐसा है? ठीक है। तो हृदय मूलम, ऐसा हम अभी बताया है आंसर, उसके हिसाब से देखोगे तो जनरली लंग्स के रिलेटेड जितने भी डिसीजेस है उन सारे डिसीजेस में हम पिपली का उपयोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ये जो पिपली है ये लंग्स के रिलेटेड जो पूरा एरिया है वहां का, मतलब हृदय है, हमारे फुफ्फुस है, नासा है, नाभि है, गले का जो भाग है, जो प्राणवायु का जो पूरा भाग है, उस सारे भागों में पिपली एक बहुत अच्छा रसायन है, एक बहुत अच्छा द्रव्य है कि वहां के विकृत कफ को वो बाहर निकालती है। इसलिए पिपली का जो अंतर्भाव है वो वामक द्रव्यों में यहाँ पर किया गया है। ओके, और अभी कौन से अवस्था में पिपली कैसे यूज करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब जैसे जैसे हमारा ये लेक्चर आगे चलता जाएगा वैसे वैसे हम इसके बारे में सोचने वाले। तो इतने कि पिपली यूज करनी है। ठीक, से पिप्पली देखिए, मदन मधुक निम्ब जिमोतक कृतवेदनम पिप्पली कुटज इक्ष्वाकु या धमार्गावच। ओके, तो इतने द्रव्य यहाँ पर है कि जो वामक द्रव्य करके दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आती है कि इससे पहले भी हमने देखा है। लाइन देखिए क्या है, उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधि आमाशय आश्रये वमनार्थम प्रयुंजित भीषक देहम अदूषयन। ओके, इसको हमने इससे पहले भी देखा है, सेम ऐसा ही श्लोक इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है। वो आपको अगर याद नहीं होगा अभी, मैं थोड़ा रिपीट करवा के बता देता हूँ कि वो श्लोक कहाँ पर है। देखो, हमने शारंगधर की जो व्याख्या देखी थी वहां पर क्या था, अपक्वम पित्त श्लेष्मनो बलात् ऊर्ध्व नयेतु यत्। ओके, और सेम वैसी ही यहाँ पर वो क्या देते हैं, उपस्थिते श्लेष्म पित्ते, वहां पर क्या था, वहां पर है अपक्वम पित्त श्लेष्मनो, और यहाँ पर उन्होंने दिया है उपस्थिते श्लेष्म पित्ते। ओके, व्याधि आमाशय आश्रय है। देखो, चरक जी जो बोल रहे हैं वही शारंगधर जी बोल रहे हैं, सिर्फ दोनों के शब्दों में फर्क है। ओके, उस वक्त हम जो डेफिनेशन देख रहे थे तो हम बोल रहे थे कि वो जो व्याख्या है वो एकदम परिपूर्ण व्याख्या है जो शारंगधर जी ने वर्णन की है। उसकी टीका भी हमने देखी थी, वो बहुत अच्छे से हमें समझ में भी आया था। लेकिन यहाँ पर चरक जी को क्या बोलना है उसको अगर आप समझ लेते हो तो आपको शारंगधर जी को क्या कहना है वो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, लास्ट वाली दो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, उपस्थिते पित्त श्लेष्म, श्लेष्म पित्ते व्याधि आमाशय आश्रय, मतलब जहां पर उपस्थित अवस्था में पित्त और श्लेष्मा ये है, उसी के साथ व्याधि आमाशय आश्रय। व्याधि कैसा होना चाहिए, उसका आश्रय स्थान कौन होना चाहिए, आमाशय होना चाहिए। ओके, ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है, वमनार्थम प्रयुज्यत, ऊपर जो द्रव्य दिए हैं उनको हमें क्या करना है, वमन के लिए उनका उपयोग करना है। ओके, लेकिन कैसा, भीषक देहम अदूषयन,
उपयोग कौन करेगा? हम, मतलब वैद्य। लेकिन उपयोग करने के वक्त हमें ध्यान क्या रखना है? देहम अदूषयन, मतलब वो जो रुग्ण है उसका देह जो है उसको क्या है? अदूषयन, उसको दूषित ना करते हुए, मतलब हमें क्या करना है? उसको कोई भी व्यापद नहीं होने चाहिए, ये देखना है। व्यापद हो गए मतलब क्या हो गया? हमने दोषों का उत्क्लेश तो कर गया, वो उपस्थित अवस्था में वहां पर आ गए, वो आमाश्रय में भी है, आमाशय में उसका आश्रय स्थान है। लेकिन अभी हमें समझ में आ रहा है कि इनको हमें बाहर निकालना है, और कुछ द्रव्यों में हमने गड़बड़ कर दी कि हाँ चलो यहाँ पर मुझे बदन पल यूज नहीं करना है, हमने यहाँ पर पिपली यूज कर ली, पिपली से वमन करना हमें हमने शुरू कर दिया। तो क्या होगा? अवस्था तो डिफरेंट दिख रही है, पिपली यूज करने की अवस्था यहाँ पर नहीं है, फिर भी हमने पिपली को यूज कर दिया। तो क्या होगा? भीषक देहम अदूषयन, वहां पर हमें देह को दूषित नहीं करना है, फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं? दूषित कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कि हमें हमने हमारे पास पेशेंट है, डायबिटिक का है, डायबिटीज का पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट में हमें वमन करवाना है। ओके, और हमने चॉइस किया यष्टि मधु कषाय। ओके, जनरली डायबिटीज के पेशेंट को यष्टि मधु कषाय से वमन नहीं करवाया जाता है, क्योंकि यष्टि मधु में जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज जो हमारे पास जो शुगर होती है उससे 10% ज्यादा शुगर कंटेंट यष्टि मधु में है। ओके, तो वो जो ग्लूकोज है वो अगर पेशेंट के शरीर में जाता है और उससे हम वमन करवाते हैं, कुछ नो डाउट कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं कि जहां पर हमें डायबिटीज के पेशेंट को भी यष्टि मधु से वमन करवाना पड़ता है, लेकिन कौन सी अवस्था है वो प्रैक्टिकली आपको जब आप पेशेंट देखोगे तो समझ में आएगा कि कौन सी अवस्था में करना है। अभी ऐसा मान लो कि उस पेशेंट को हमें यष्टि मधु से वमन नहीं करवाना है, फिर भी हमने यष्टि मधु को चॉइस किया। ओके, और उसको हमने पिलाया, पिलाने के वक्त क्या हुआ? उसका आकंठपान हमने कर लिया, आकंठपान कर लिया तो सडन पेशेंट क्या होगा? उसको ज्यादा ग्लूकोज कंटेंट उसके स्टमक में जाने की वजह से क्या हो सकता है? वहां पर उसका जो देह है वो क्या कर रहे हैं? हम दूषित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ऊपर से ज्यादा ग्लूकोज कंटेंट दे रहे हैं, और ज्यादा ग्लूकोज कंटेंट देने की वजह से पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में जा सकता है, हाइपरग्लाइसेमिक कीटोएसिडोसिस में भी जा सकता है, और कीटोएसिडोसिस ट्रॉमा जो है, जो सिंकोप है, उसमें भी पेशेंट लैंड हो सकता है। ओके, तो वहां पर हमें युक्ति यूज करनी है कि यष्टि मधु अगर आपको यूज करना है, उसकी शुगर बॉडी की मेंटेन रखनी है, तो यष्टि मधु के साथ थोड़ा सा नींब, ऐसा कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हो। इसलिए चरक जी यहाँ पर आपको बहुत स्पेसिफिक बता रहे हैं कि भीषक देहम अदूषयन, जो वैद्य है उसको युक्ति पूर्वक ऊपर जो द्रव्य दिए हैं उनको यूज करना है। ओके, तो इसलिए वो एकदम स्पेसिफिक आपको बताते हैं कि वमनार्थम प्रयुज्य, तो वमन के लिए ये द्रव्य आपको यूज करने हैं, लेकिन कैसे? कोई भी व्यापद ना हो, अयोग ना हो, अति योग ना हो, मिथ्या योग ना हो, उसके हिसाब से ही आपको ये द्रव्य चॉइस करने हैं। ओके, और रही बात उपस्थित पित्त श्लेष्मनो, उसमें क्या है? अभी ये जो सूत्र है ये चरक सूत्र स्थान दूसरे अध्याय का है, और उसी में हमने और एक श्लोक जो मैं बहुत कॉमनली, सबसे पहला जो मेरा लेक्चर है वो इसी पर होता है, तानि उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेद उपादने ही पंचकर्माणि कुर्वितम मात्रा कालो विचारयन। ये जो श्लोक है ये इसी चरक सूत्र स्थान दूसरा नंबर का जो अध्याय है उसी अध्याय में भी ये श्लोक आया है। इवन अभी हम जो श्लोक देख रहे हैं मदन मधुकनिम्ब वाला, इसी के 4-5 श्लोक छोड़ने के बाद वो श्लोक आया है। ओके, और वहां पर उपस्थित दोष की जो टीका है वो टीका है उपस्थितम इति शाखा त्यक्त्वाम कोष्ठम आगता, ऐसी टीका वहां पर दी है, मतलब ऐसे दोष कि जिन्होंने शाखाओं का त्याग किया है और जो कोष्ठ में आ गए हैं। ओके, ऐसी टीका वहां पर चक्रपाणी जी देते हैं, और यहाँ पर जो टीका दी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो टीका देखिए वो क्या है? उपस्थित इति आमाशय ऊर्ध्व भागे श्लेष्मणाः स्थानम गत उत्क्लेशम इति व्याख्येयम। देखिए एक ही जगह पर वो आपको
दूसरी टीका दे रहे हैं। एक ही अध्याय में उपस्थित दोषों के लिए दो अलग अलग व्याख्याएं वो आपको बताते हैं। एक जगह पर वो बताते हैं उपस्थितम इति शाखा त्यक्त्वाम कोष्टम आगताः। ओके, और यहाँ पर वो आपको क्या देते हैं, उपस्थितम इति आमाशय ऊर्ध्व भागे श्लेष्मणाः स्थानम गत उत्क्लेशम। इसका मतलब क्या है, उपस्थितम इति आमाशय ऊर्ध्व भागे। आमाशय के दो भाग हैं, एक ऊर्ध्व आमाशय और एक अधो आमाशय। और अधो आमाशय जो होता है वो पित्त का स्थान बताया गया है, और ऊर्ध्व आमाशय जो है वो कफ का स्थान बताया गया है। तो यहाँ पर वो स्पेसिफिक बताते हैं, उपस्थितम इति आमाशय ऊर्ध्व भागे श्लेष्मणाः स्थानम। वो जो स्थान है वहां का, कफ का, वहां पर श्लेष्मणाः स्थानम गत उत्क्लेशम। ओके, मतलब उपस्थित दोष मतलब यहाँ पर हमें क्या लिया है, अर्थ सेम है, वही है। वहां पर जो अर्थ दिया है कि शाखा त्यक्त्वाम कोष्ठम आगताः, वही अर्थ यहाँ पर है कि जो शाखा छोड़कर कोष्ठ में आ गए हैं। लेकिन कोष्ठ में भी स्पेसिफिक वो देते हैं कि श्लेष्मणम स्थानम गतम उत्क्लेशः। आमाशय में आने के बाद वो स्पेसिफिकली कहां पर होने चाहिए, श्लेष्मणाः स्थानम गतम उत्क्लेशम। उन्होंने जो कफ का स्थान है वहां पर जाकर उनका उत्क्लेश होना चाहिए। इसको वो यहां पर बोल रहे हैं उपस्थित दोष। ओके, सेम कंडीशन है, वहां पर भी उन्होंने वही दिया है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, जो दोष शाखा छोड़कर कोष्ठ में आ गए हैं और कोष्ठ में आने के बाद उनकी जो कंडीशन है वो बताने के लिए वो यहाँ पर दे रहे हैं कि आमाशय के ऊर्ध्व भाग में जो कफ का स्थान है वहां पर जो दोषों का उत्क्लेश होने वाला है, लेकिन किसके बाद, शाखा छोड़कर कोष्ठ में आने के बाद। ये अर्थ यहाँ पर हमें अभिप्रेत लेना है। ओके, और ऐसा वो क्यों बोलते हैं वो अभी आप हमें आगे पता चलेगा कि ऐसा वो क्यों बता रहे हैं कि कोष्ठ आमाशय के ऊर्ध्व भाग में ही दोषों का उत्क्लेश क्यों होना चाहिए। वो यहाँ पर क्यों बताते हैं वो आगे आगे हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। ये हो गया, हमें उपस्थित की व्याख्या हमें पता चल गई कि उपस्थित मतलब वो क्या कहना चाहते हैं वो हमें समझ में आ गया। उपस्थिते श्लेष्म पित्ते। अभी यहाँ पर श्लेष्म पित्त, इसका अर्थ वो बताते हैं, श्लेष्म पित्तम इति श्लेष्म पित्ते श्लेष्मणि पित्ते च। दो अर्थ है। ओके, मतलब श्लेष्म के साथ पित्त, मतलब कफ और पित्त दोनों एक दूसरे के साथ अनुबंध से है, क्योंकि ऊर्ध्व आमाशय और अधो आमाशय, ऊर्ध्व आमाशय में कफ है और अधो आमाशय में पित्त है। इसलिए यहाँ पर श्लेष्म पित्त मतलब कफ और पित्त दोनों एक दूसरे के साथ आए हैं। यहाँ पर दो सामासिक शब्द हैं, श्लेष्म और पित्त, और यहाँ पर दो अर्थ उन्होंने बताए हैं। श्लेष्म पित्त ये दोनों एक दूसरे के साथ आ गए तो वो दो दोष मिलकर एक दोष बन गया, दैट इज श्लेष्म पित्त। ओके, और दूसरा अर्थ है श्लेष्मणि पित्ते च, मतलब श्लेष्मम च पित्ते च। यहाँ पर कफ और पित्त दो दोनों दोनों क्या है, अलग अलग हेतुओं से जिनका प्रकोप हुआ है, ऐसे दोष। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सिंपल एग्जांपल है अम्ल पित्त। ठीक है, अम्ल पित्त है, इसमें दो टाइप के आपको पेशेंट मिलते हैं। एक जो पेशेंट है वो आपको बोलते हैं कि मुझे बहुत उरो उदरदाह है, बहुत छाती में जलन होती है और कुछ ठंडा या फिर दूध पीने के बाद मुझे अच्छा लगता है। ये एक प्रकार का पेशेंट होता है। और दूसरे प्रकार के पेशेंट जो होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे छाती में बहुत जलन होती है और गले में पानी आता है, और गले में पानी आने के बाद जब मैं उल्टी करती हूँ तो ही मुझे अच्छा लगता है। ये दूसरे टाइप के पेशेंट है। ओके, तो यहाँ पर पहला जो पेशेंट है जो बोलता है कि मुझे दूध पीने के बाद अच्छा लगता है, वो कौन सा पेशेंट है, श्लेष्मम च पित्तम च, मतलब वहां पर कफ और पित्त दोनों का वहां पर अनुबंध है, लेकिन दोनों अलग अलग हेतु से प्रकोपित है। कफ अपने हेतु से प्रकोपित है, स्वतंत्र हेतु से, और पित्त अपने स्वतंत्र हेतु से प्रकोपित है। इसलिए वहां पर जब वो पेशेंट दूध पीता है
तो दूध पीने के बाद जो दूध का शीत गुण है, उस शीत गुण से पित्त का शमन होता है। ओके। और कफ का उत्क्लेश होता है क्या फिर वहां पर? नहीं, वहां पर कफ का उत्क्लेश नहीं होता है, क्योंकि दुग्ध का जो लघु गुण है, गोदुग्ध का जो लघु गुण है, उस लघु गुण से कफ का भी वहां पर शमन होता है, इसलिए पेशेंट को अच्छा लगता है। ओके। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। ये समझ में आ रहा होगा आपको कि पित्तम च श्लेष्मम च, यहाँ पर ये जो च प्रत्यय लगा है, ये पित्त और कफ इन दोनों को अलग करता है, मतलब दोनों स्वतंत्र रूप से प्रकुपित है, ऐसा अर्थ हमें यहाँ पर लेना है। और पहला जो अर्थ है श्लेष्म पित्ते, मतलब यहाँ पर पित्त जो है वो पित्त का भी द्रवगुण बढ़ा हुआ है, और कफ है, कफ का भी द्रवगुण बढ़ा हुआ है पित्त की ऊष्मा की वजह से। इसके लिए पेशेंट में सिम्टम क्या दिख रहे हैं हमें, कि पेशेंट के यहाँ पर पित्त के उष्म गुण से तो जलन हो रही है, उरो उदर दाह तो है, लेकिन उसी के साथ पेशेंट में क्या हुआ है, द्रवगुण भी बढ़ा है। द्रवगुण की वजह से क्या हो रहा है, उसको उत्क्लेश ज्यादा हो रहा है, और उत्क्लेश ज्यादा होने की वजह से पेशेंट को क्या होता है, उल्टी करने के बाद अच्छा लगता है। तो यहाँ पर श्लेष्म पित्त जो है वो यहाँ पर दो अर्थ है। और एक बार बताता हूँ, पहला जो श्लेष्म पित्त है उसमें कफ और पित्त ये दोनों के परतंत्र हेतु से यहाँ पर कफ और पित्त प्रकुपित हुए हैं। और दूसरा श्लेष्मम च पित्तम च, ये जो है यहाँ पर दोनों के स्वतंत्र हेतु से दोनों प्रकुपित हुए हैं। ओके। ये अर्थ यहाँ पर लेना है, किसका अर्थ, श्लेष्म पित्ते। ठीक है। यहाँ पर हमें यह अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी बाद में है व्याधि ही आमाशय आश्रय है। ओके। तो यहाँ पर देखिए वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आगे की टीका पढ़ते हैं। पित्तम च यद्यपि साक्षात न वमन विषयम तथा अपि श्लेष्म स्थानगतत्वेन श्लेष्म संबद्धात वमनम विषयम। इसके बारे में हमने जब शारंगधर की जो व्याख्या थी, उस व्याख्या में भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर थोड़े अलग पद्धति से आपको बताता हूँ। पित्तम च यद्यपि साक्षात न वमन विषया, चक्रपाणी जी कहते हैं कि यहाँ पर पित्त जो है वो साक्षात मतलब स्वतंत्र रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वमन का विषय नहीं है, क्योंकि हमने सब जगह पर क्या देखा है कि वमन जो है वो कफ का हरण करने में श्रेष्ठ है। वमन कफज व्याधि के व्याधियों के लिए किया जाता है। इसलिए चक्रपाणी जी क्या कहते हैं कि यहाँ पर पित्त जो दिया है वो प्रत्यक्ष रूप से वमन का विषय नहीं है। फिर भी, तथा अपि, फिर भी श्लेष्म स्थानगतत्वेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। श्लेष्म स्थानगत जो पित्त है, अभी श्लेष्म का स्थान कौन सा है, टीका में ही उन्होंने दिया है, आमाशय ऊर्ध्व भागे श्लेष्मनम स्थानाः। ठीक है। श्लेष्म स्थानगतत्वेन श्लेष्म संबंधात, इसके श्लेष्म स्थानगत वो पित्त जाने की वजह से उसका संबंध किसके साथ साथ है, साक्षात कफ के साथ है। श्लेष्म संबंधात वमन विषयम, मतलब जो पित्त है वो पित्त कफ के स्थान में जाने की वजह से उसका क्या है, कफ के साथ संबंध जुड़ गया है, और कफ के साथ उसका संबंध जुड़ने की वजह से वो क्या हो रहा है, श्लेष्म संबंधात वमन विषयम, अभी वो वमन का विषय बन गया है। ओके। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो एक सिद्धांत बता रहे हैं आपको। यद उत्तम, ये हमने बोला है, दोष स्थानगतम दोषम स्थानीवत समुपचरेत, ये सारे व्याधियों में अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है, दोष स्थानगतम, मतलब जिस स्थान का जो दोष जिस स्थान में है, मतलब जिस स्थान, फॉर एग्जाम्पल पहले से व्याख्या को समझ लीजिए, वो क्या बताना चाहते हैं, दोष स्थानगतम दोषम स्थानीवत समुपचरित, मतलब फॉर एग्जाम्पल आमाशय ये कफ दोष का स्थान है। ओके। और वहां पर कौन जा रहा है, पित्त जा रहा है, वो उसका स्थान है नहीं है। तो ऐसी अवस्था में क्या करना है, स्थानीवत समुपचरित,
तो वहां पर स्थानी कौन है? स्थानी मतलब जिस स्थान में जो रहता है उसको बोलते हैं स्थानी। ओके, जैसे कि मैं नासिक में हूं, तो नासिक मेरा स्थान है। ओके, और उसमें मैं रहने वाला हूं, तो मैं कौन हो गया? नासिक में रहने वाला स्थानिक निवासी। वैसे ही कफ का स्थान क्या है? आमाशय। ओके, तो वहां का स्थानिक कौन हो गया? वहां का स्थानिक कौन हुआ? कफ। तो यहां पर सिद्धांत क्या है? स्थानिवत समुपचरेत। जिस भाग में, जिस स्थान पर जो दोष का वो स्थान ग्रंथों में बताया गया है, वहां पर अगर दूसरा कोई दोष आकर रुकता है, तो दूसरे दोष की हमें वहां पर चिकित्सा नहीं करनी है। वहां पर हमें जिसका वो स्थान है वहां उसी की चिकित्सा करनी है। जैसे कि उन्होंने बोला है कि आमाशय ये कफ का स्थान है, लेकिन वहां पर पित्त आकर रह रहा है। जो अम्ल पित्त में हमने देखा कि पित्त का स्थान वहां पर नहीं है, फिर भी वो कफ के स्थान में आकर रह रहा है। तो ऐसी अवस्था में हमें पित्त की चिकित्सा नहीं करनी है। वहां हमें किसकी चिकित्सा करनी है? दोष स्थानगतम दोषम स्थानीवत समुपचरित। वहां पर स्थानी कौन है? कफ है। तो उसी की तरह हमें उसकी चिकित्सा करनी है। ओके, तो कफ की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? वमन। इसलिए वो आगे की लाइन में क्या बोल रहे हैं? पित्तम च यद्यपि साक्षात न वमनम विषया तथापि श्लेष्म स्थानगत श्लेष्म संबंधात वमन विषयम। इसलिए यहां पर ये एक वो सिद्धांत बताते हैं, दोष स्थानगतम दोषम स्थानीवत समुपचरे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे की तरफ हम जाते हैं। आगे की लाइन में देखिए, और एक मजेदार चीज है आगे की लाइन में। देखिए, हमने जो लास्ट जो श्लोक देखा था चरक सूत्र स्थान में, वहां पर मैंने आपको बोला कि भीषक देहम अदूषयन। इसके ऊपर भी चक्रपाणी जी आपको समझाते हैं कि भीषक देहम अदूषयन मतलब चरक जी को क्या कहना है, वो चक्रपाणी जी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देहम अदूषयम इति यद्यपि वमने प्रोक्तम तथापि विरेचनादिषु वा अपि बोधव्यम। अभी यहाँ पर इनका जो अधिकरण है, अधिकरण कौन सा चालू है? वमन के द्रव्य बता रहे हैं वो चरक सूत्र स्थान में, और स्पेसिफिक वो वहां पर लाइन भी देते हैं, वमनार्थम प्रयुंजितम भीषक देहम अदूषयन। तो यहाँ पर हमारा अधिकरण है वामक द्रव्य बताना। लेकिन चक्रपाणी जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर अधिकरण उन्होंने दिया है कि वह वम के लिए यूज करने हैं, भीषक देहम अदूषयम इति यद्यपि वमने प्रोक्ता। यहाँ पर अधिकरण वमन का है, तथापि विरेचनादिशु वा अपि बोधव्यम। तो ये जो सिद्धांत है, ये हमें विरेचनादिशु मतलब विरेचन के साथ बाकी जितने भी कर्म हैं, सारे कर्मों में हमें ये सिद्धांत लगाना है। कौन सा? भीषक देहम अदूषयन। वो सिद्धांत हमें कैसे लगाना है, इसके लिए वो आगे बताते हैं। तत्र अपि अतियोग अयोग मिथ्या योगे ही देहम दुष्टि शंकयाः समानत्वात्। मतलब जो कुछ हम वमान विरेचन नस्य रक्तमोक्षण बस्ती जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं, उसमें अति योग अयोग मिथ्या योग, इससे क्या हो रहा है? देह की दुष्टि होने की जो शंका हमें निर्माण हो रही है, उसी जगह हमें ये सिद्धांत लगाना है कि हर जगह पर कोई भी द्रव्य अगर हमें चॉइस करना है, तो उस द्रव्य को चॉइस करने के वक्त हमें क्या करना है? युक्ति से ये सिद्धांत सारे पंचकर्मों में अप्लाई करना है। सिद्धांत कौन सा है वो आपको आगे बताते हैं। ये अभी यहाँ पर दूसरा सिद्धांत है। उच्चम तेच न्याय विधि ही भी ही यत समानेषु वा अर्थेषु एकत्रात् अभिहितो विधि ही अन्यत्रम अपि अनुशंगनीयम इति। ये और एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? समानेषु वा अर्थेषु एकत्रा अभिहितो विधि ही अन्यत्रम अपि अनुशंगनीयम। जिस जगह पर हमने ये न्याय शास्त्र का ये सिद्धांत है, न्याय विधि का एक सिद्धांत है, वो हमें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए चक्रपाणी जी बता रहे हैं।
तो सिद्धांत क्या है? समानेषु व अर्थेषु। जिस जगह पर आपको ऐसे लग रहा है कि समान अर्थ से ही ये सिद्धांत यहाँ पर हमें अप्लाई करने की जरूरत है, तो उसके लिए वो क्या देते हैं? एकत्रात् अभिहितो विधिः। फॉर एग्जाम्पल, यहीं पे देखो उन्होंने एग्जाम्पल को भी क्लियर करने के लिए यही एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सिद्धांत क्या है? भीषक देहम अदूषयन। मतलब सिद्धांत में वो बता रहे हैं कि जो वैद्य है उसने रुग्णों के शरीर का उसके रुग्णों के शरीर को दूषित नहीं करना है, ये हमारा सिद्धांत है। लेकिन इस सिद्धांत को सिर्फ वमन में यूज नहीं करना है, तो बाकी चिकित्साओं में भी हमें इसे यूज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? समानेषु व अर्थेषु। ये ये समान अर्थ है। भीषक देहम अदूषयन, ये अर्थ हमें हर जगह पर अप्लाई करना है। वमन में भी अप्लाई करना है, विरेचन में भी अप्लाई करना है, नस्य में भी, सभी जगह पर। तो इसलिए वो क्या करते हैं? समानेषु व अर्थेषु, ये अर्थ हमें सभी जगह पर लगाना है। क्यों? क्योंकि एकत्रात् अभिहितो विधि, सबके जो विधि है वो हमें एकत्रित पद्धति से यहाँ पर हमें सीखने हैं। अन्यत्राम अपि अनुशंगनीय, जो विधि हम एकत्रित पद्धति से यहाँ पर सीख रहे हैं, इसलिए विधि भले ही एक एक दूसरे के अलग अलग हो, लेकिन विधि करने वाला जो वैद्य है वो एक ही है। और उसके लिए जो सिद्धांत हम यूज कर रहे हैं कि भीषक देहम अदूषयन, ये सिद्धांत है। यहाँ पर सिद्धांत जिसके ऊपर अप्लाई होने वाला है वो रुग्ण भी एक ही है। इसलिए समानेषु व अर्थेषु एकत्रात् अभिहितो विधि अन्यत्रम अपि अनुशंगनीयम। यहाँ पर हमें समान अर्थ अगर अभिप्रेत हो रहा है, यही अर्थ अगर हमें दूसरे किसी कर्म में अप्लाई करना है, इसलिए वो क्या कहते हैं? अन्यत्रम अपि अनुशंगनीयम। ये सिद्धांत हमें दूसरे कर्म में भी अप्लाई करना है। इतना सिंपली वो आपको बता रहे हैं कि भले ही हमने यहाँ पर आपको बोला है कि वमनार्थम प्रयुंजितम भीषक देहम अदूषयम, हम यहाँ पर बता रहे हैं कि इसको हमें वमन में यूज करना है, लेकिन बाकी के जो कर्म है, ओके, तो बाकी के कर्मों में भी हमें इसका उपयोग करना है। क्यों करना है? क्योंकि समानेषु व अर्थेषु एकत्रम अभिहितो विधि, यही समान अर्थ हमें हर एक कर्म में अप्लाई करना है, इसलिए अन्यत्रम अपि अनुशंगनीयम, अनुशंगनीय। ठीक है, इतना सिंपल दो सिद्धांत आपको यहाँ पर चक्रपाणी जी बता रहे हैं। पहला है दोष स्थानगतम दोषम स्थानीवत आचर्यात, स्थानीवत समुपचरेत। और दूसरा सिद्धांत है समानेषु व अर्थेषु एकत्रात् अभिहितो विधि अन्यत्रम अपि अनुशंगनीयः। ठीक है, ऐसे ये जो सिद्धांत है ये हमें सारे व्याधियों में अप्लाई करने हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आगे जाएं। ओके, तो चलो यहां तक हमें ये समझ में आ गया कि उपस्थित दोष क्या है, पित्तश्लेष्मा की अवस्था क्या है, व्याधि आमाशय आश्रय, आमाशयगत आश्रय करने वाला जो व्याधि है वो क्या है। अभी यहाँ मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आमाशय मतलब क्या है, आश्रय मतलब क्या है, क्योंकि ये इससे पहले मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आमाशय क्या है, वो हमारा बार बताया है और चीजें क्या है। अर्थम प्रयोजितम विषक देहम अदूषयन, अभी वमनार्थम प्रयोजितम, ये भी शंका हमारे दिमाग से अभी चक्रपाणी जी ने निकाल दी है कि ये सिर्फ हमें वमन के लिए यूज नहीं करना है, ये सिद्धांत हमें सारे पंचकर्म में यूज करना है। विषक देहम अदूषयन, और सिद्धांत क्या है? विषक देहम अदूषयन, रुग्ण के देह को हमें दूषित नहीं करना है। कैसे दूषित नहीं करना है? उसका अयोग, अतियोग, मिथ्यायोग, ये हमें नहीं करना है। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। और भी कुछ द्रव्यों का वर्णन चरक संहिता में वर्णन किया गया है। चरक संहिता सूत्र स्थान, पहला जो अध्याय है, कौन सा अध्याय है? दीर्घम जीवितीय अध्याय। उस अध्याय में उन्होंने वामक विरेचक कुछ द्रव्यों का वर्णन किया है, और वहां पर वो स्पेसिफिक कुछ चीजों का वर्णन करते हैं, जैसे कि मूलिनी वामक द्रव्य, फलिनी वामक द्रव्य, ओके, मूलिनी विरेचक द्रव्य, फलिनी विरेचक द्रव्य, ऐसे द्रव्यों का उन्होंने वर्णन किया है। मूलिनी मतलब क्या होता है? ऐसे वामक द्रव्यों की जिनके मूल हमें यूज करने हैं, उन्होंने प्रयोज्यांग के हिसाब से इनका डिवाइडेशन किया है। ओके, तो उसमें देखिए ऐसे कौन से द्रव्य है कि जिनके मूल हमें उपयोग में लाने हैं। फर्स्ट इज क्षण पुष्पी, ओके, सेकेंड इज बिंबी, और थर्ड वन इज हेमवती। ये तीन ऐसे द्रव्य है कि जिनके हमें मूल यूज करने हैं।
पहले दो छोड़ दो कि जिनके बारे में हमें इतना ज्यादा नहीं पता है, क्षणपुष्पी और बिंबी, इतना हम उनको प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं। लेकिन लास्ट वाला जो है ना, हेमवती, इसको हम यूज करते हैं। हेमवती का अर्थ होता है वचा। ओके, और वचा का प्रयोज्यांग है मूल, इसलिए उसका अंतर्भाव चरक जी ने किसमें किया है? मूलिनी वामक द्रव्य में किया है। ठीक है, लेकिन इतना कॉमनली हम वचा का उपयोग वमन में नहीं करते हैं, क्योंकि वचा का एक पिंच भर भी प्रमाण अगर गया तो पेशा उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर आपको ट्राई करना है तो आपके आजू बाजू में कुछ वैद्य अगर वमन करते हैं तो उनके प्रमाण देखिए। बहुत सारे वैद्यों के अलग अलग फैशन होते हैं वमन करने के। तो उसमें अगर कोई वैद्य वचा यूज करता है, हम हमारे पीजी के वक्त यूज करते थे वचा वहां पर। और पीजी करने के वक्त जो मदन फल वचा और यष्टि मधु, इनका एक चाकन द्रव्य बनाया जाता था, उसका एक स्पेसिफिक प्रमाण भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके साथ हनी को यूज किया जाता था। उसमें थोड़ा सा भी प्रमाण अगर वचा का ज्यादा हो गया तो पेशेंट 100% बोलता है कि सर मुझे चक्कर आ रहे हैं। वमन थोड़ा सा होता है, जब पित्त निकलने की बात आती है तो उस वक्त पेशेंट बोलता है कि पेशेंट हमेशा आपको बोलता है कि मुझे थोड़ी सी चक्कर आ रही है। 100% बोलता है। तो हेमवती मतलब वचा जो है वो यूज करने के वक्त बहुत कॉशियसली आपको यूज करना पड़ता है। ओके, ये हो गए मूलिनी वामक। उसके बाद है फलिनी वामक। फलिनी वामक आपको पता है 8 द्रव्य चरक सूत्र स्थान में वर्णन किए हैं। ये आपको शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। मूलिनी वामक कौन से हैं, फलिनी वामक कौन से हैं, वो 8 द्रव्य कौन से हैं? धमार्गव, अथम इक्ष्वाकु, जिमूतक, जिमूतम कृतवेदनम, मदनम, कुटजश्चैव, त्रपूषम, हस्तिपर्णिनी। अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि कुटज का प्रयोजन हम जनरली यूज करते हैं त्वक। ओके, कुटज की त्वचा यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पर चरक जी बता रहे हैं कि कुटज का आपको फल यूज करना है। ओके, तो कुटज के फलों का कषाय या फिर पांट यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली यूज करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑड है, ये हमेशा याद रखना। आपको वाइवा में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा कि कुटज का प्रयोज्यांग कौन सा है और कुटज का कौन सा अंग हम वमन के लिए यूज करते हैं, ये याद रखना। वैसे ही सेम यष्टि मधु का प्रयोज्यांग आपको बहुत बार पूछा जाता है वाइवा में कि यष्टि मधु का प्रयोज्यांग क्या है जो हम वमन में यूज करते हैं, और हम वहां पर आंसर देते हैं यष्टि मधु का काष्ठ हम यूज करते हैं। ओके, क्योंकि जनरली ऐसे बोला जाता है कि यष्टि मधु की अगर खांसी है तो यष्टि मधु का काष्ठ लो और उसको चूसो, ऐसे जनरली हम बोलते हैं। लेकिन हमेशा याद रखो कि यष्टि मधु का वमन में या फिर ट्रीटमेंट में यूज करने वाला जो पार्ट है, जिसका हम चूर्ण बनाते हैं, फांट बनाते हैं, कषाय बनाते हैं, वो जो पार्ट है वो है यष्टि मधु का मूल। ओके, ये कंफ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए। यष्टि मधु का हम कभी भी काष्ठ यूज नहीं करते हैं, यष्टि मधु का हमेशा मूल ही यूज किया जाता है। ओके, ये हो गए मूलिनी वामक 3, फलिनी वामक 8, और लवण वामक मतलब कौन से लवण द्रव्य हम वमन में यूज कर सकते हैं। तो वो वामक द्रव्य देखिए कौन से हैं। वही वामक ये श्लोक जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, 4-5 लाइन का श्लोक है, उसको मैंने थोड़ा कट करके यहाँ डाला है। जितना हमारे लिए यहाँ पर जरूरी है उतना ही श्लोक डाला है। यहाँ पर उन्होंने दिया है कि सौवर्चलम सैंधवम च विडम औद्भिदम मेव च सामुद्रेण सहिता सहितेनि पंचम स्युः लवणानि च। इसके बाद और 2-3 लाइन है, और उसके बाद ये लाइन दी है अधोभागम ऊर्ध्व निरूहेषु अणुवासने। ये सारे लवण जो है वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं? अधोभाग ऊर्ध्व भागेशु, मतलब अधोभाग मतलब विरेचन के कुछ द्रव्यों में इसका उपयोग किया जाता है, कुछ योगों में। ऊर्ध्व भाग मतलब वमन के कुछ योगों में इसका उपयोग किया जाता है। उसी के साथ निरू है स अनुवासने, अनुवासन में भी उपयोग किया जाता है। हम जब कॉलेज में ये देते हैं, अनुवासन बस्ती देते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे उस वक्त ये शंका पूछी थी कि सर अनुवासन में लवण डालने का कहीं पे प्रघात नहीं है, कोई भी वैद्य अनुवासन में लवण नहीं डालते हैं, तो आप क्यों डालते हो?
तो मैंने उनको बोला था कि ऐसा रेफरेंस दिया है कि जहां पर अनुवासन में लवण द्रव्य का उपयोग करना चाहिए। तो उस वक्त मैंने बोला था कि जब मैं आपको सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कहाँ पर वो रेफरेंस है। तो वो रेफरेंस यहाँ पर है कि अनुवासन जो बस्ती हम देते हैं उसमें भी हम लवण द्रव्य डालते हैं, मतलब सेंधव डालकर उसको अच्छी तरह से खल में डालकर उसको घोटते हैं, और घोटने के बाद ही हम क्या करते हैं, उसका अच्छी तरह से अनुवासन द्रव्य बनाकर उसी का अनुवासन देते हैं। तो वो रेफरेंस यहाँ पर है कि अनुवासन द्रव्यों में भी लवण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोणत्या कंडिशन सर? कोणत्या कंडिशन मध्ये केला जातो? ठीक है, कंडिशन ऐसी है कि जनरली बहुत बार अगर आपको लवण यूज करना है तो मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। जनरली जिस तेल पाक में लवण का उपयोग किया गया है, ऐसे 2-3 पाक है, जैसे कि चिंचा लवण तेल है और सेंधवादी तेल है, जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। ओके, उन द्रव्यों का हम उपयोग करते हैं। तो जहाँ चिंचा लवण तेल और सेंधवादी तेल, ये जो दोनों तेल हैं, वो जनरली आमवात की कंडीशन में यूज किए जाते हैं, जहां पर हमें पक्वाशयगत जो कफ है, पक्वाशयगत जो अधमान है, पक्वाशयगत जो मल का अवरोध है, जो पक्वाशय में स्थित जो पक्वाशय की जो भित्तिकाएं हैं, वहां पर बहुत अच्छे से चिपका हुआ है, और जिसको हमें स्रोतों से वहां का अवरोध हमें दूर करना है। ऐसी अवस्था में स्पेसिफिकली अनुवासन में लवण द्रव्य डाले जाते हैं। लवण का काम क्या है? मैंने आपको श्लोक दिया था, सर्वेशाम मधु सैंधवम कफ विलयन छेदनार्थम, ये इसकी अवस्था है। सारे पंचकर्मों में आपको कभी भी अगर सैंधव और मधु अगर यूज करना है तो उनका एक ही काम रहेगा। क्या काम है? कफ का विलयन और कफ का छेदन। ओके, ऐसी अवस्था है जैसे प्रवाहिका है, कफज ग्रहणी है, आमवात है, मलावरोध है, कफज गुल्म है। ऐसी अवस्थाओं में जहां पर कफ का अवरोध बहुत ज्यादा है, ऐसी अवस्थाओं में आपको अगर अनुवासन देना है तो उस अनुवासन में आप एक तो सेंधावादी तेल यूज कर सकते हो या फिर चिंचा लवण तेल यूज कर सकते हो। अगर ये दो द्रव्य आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सिंपली सेंधव लो। आपके पास मूर्छित तीर तेल होगा, वो तेल लो, उस तेल में सेंधव डालो, उसको अच्छे से खल में उसका क्या करो, उसको अच्छे से घोट लो, और घोटने के बाद वो सेंधव उसमें मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद वो उसका अनुवासन आप दे सकते हो। ऐसी अवस्था में आप यूज कर सकते हो। मधु और सेंधव का ये नियम हमेशा याद रखो, सर्वेशाम मधु सेंधव कफ विलयन छेदनार्थम। कुछ विरेचन के योग भी ऐसे हैं जिसमें हम विरेचक जो द्रव्य होते हैं, मान लो कि अभयादि मोदक दिया है, तो उसके साथ अभयादि मोदक की हम पाउडर बनाते हैं, पाउडर के साथ हम थोड़ा सा मधु और थोड़ा सा सेंधव मिक्स करते हैं और वो पेशेंट को पीने के लिए देते हैं। या फिर त्रिफला का क्वाथ बनाया हुआ है, त्रिफला के क्वाथ में हम क्या देते हैं, थोड़ा सा सेंधव डालते हैं और वो सेंधव त्रिफला के क्वाथ में देते हैं। अगर रुक्षण हमें बहुत ज्यादा करना है तो, वृक्ष विरेचन अगर हमें देना है तो। ठीक है, तो हमेशा ये नियम पंचकर्म में याद रखना। कौन सा नियम है? किसी भी जगह पर आपको अगर कफ का विलयन करना है या फिर छेदन करना है तो वहां पर आपको क्या करना है? मधु और सेंधव यूज करना है, नस्य में भी, वमन में भी, विरेचन में भी, बस भी, और रक्तमोक्षण में भी। रक्तमोक्षण में कहाँ यूज करोगे ये आप सोचो और मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना। ठीक है, रक्तमोक्षण में मधु सेंधव कहाँ पर यूज किया है ये ढूंढो। वमन में मधु सेंधव आपको पता है कहाँ पर यूज करते हैं, विरेचन में कहाँ है वो भी आप ढूंढो। विरेचन में भी कुछ योगों में दिया है। ओके, नस्य में मधु और सेंधव का उपयोग कहाँ किया जाता है वो आपको मैं बता देता हूँ। क्रुमीज जो शिरो रोग है उसमें सेंधव और मधु का नस्य देने के लिए कहा है। अगर नासागत कृमि है तो सबसे पहले मधु का नस्य देने के लिए कहा है। मधु का नस्य देने के बाद जो नासागत कृमि है वो ललचाते हैं, वो मधु के पास आते हैं। ओके, तो वहां पर वो कृमियों का जो है वो उत्क्लेश की अवस्था निर्माण होती है, और जैसे ही वो कृमि वहां पर आते हैं तो सेंधव जल का नस्य देते हैं। तो मधु से वो ललचा कर नाक में आ जाते हैं, और नाक में आने के बाद वहां पर सेंधव जल का नस्य देते हैं, तो सेंधव का जो छेदन गुण है वो छेदन की वजह से कृमि वहां पर मरते हैं। ओके, ऐसी अवस्था में हम मधु और सेंधव का नस्य देते हैं। रक्त पित्त जहां पर ग्रथित अवस्था है,
ग्रथित नासागत रक्तपित्त है और वहां पर हमें क्या करना है, वो ग्रथित रक्तपित्त का अगर विलयन करना है, वैसी अवस्था में हम क्या देते हैं, चरक संहिता में इसका वर्णन है, वहां पर हमें मधु और सैंधव का नस्य देने के लिए कहा है। ओके, तो उससे क्या होता है, कफ में स्थित जो श्लेष्मा है उसकी वजह से जो रक्त ग्रथित हो गया है, तो वो वहां पर विलयित होता है और वो विलयित होने के बाद ग्रथित जो रक्त है वो निकल जाता है। और वो ग्रथित रक्त निकालने के लिए वहां पर हमने यही कंसेप्ट यूज किया है, कफ विलयन और छेदन। ओके, मैंने आपको वमन में बताया कहां पर यूज करते हैं, विरेचन का भी बताया, नस्य का भी बताया, बस्ती का भी बताया। आपको अभी एक ही ढूंढना है, रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण में हम कफ का विलयन और छेदन करने के लिए इसका उपयोग कैसे करेंगे, ठीक है, वो आपको ढूंढना है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, रुकते हैं फिर आज के लिए यहाँ पे।